नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है संरचनावाद। अभी तक छात्रों आपने पूर्व की कक्षाओं में प्लेटो को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा, फिर लोंजाइनस को पढ़ा, फिर इसके बाद I.A. रिचर्डस को पढ़ा, फिर इसके बाद आपने काव्यशास्त्र के विभिन्न अन्य कवियों को भी आपने पढ़ा, T.S. इलियट को पढ़ा। इसके अलावा सिद्धांतों में आपने स्वच्छंदतावाद को पढ़ा, शास्त्रीयतावाद को पढ़ा, मार्क्सवाद को पढ़ा, फिर इसके बाद मनोविश्लेषणवाद को आपने पढ़ा और आज मैं आपके सामने अस्तित्ववाद के बाद संरचनावाद लेके आया हूँ। अब ये आधुनिक आलोचना का प्रमुख वाद है और यह बहुत ही प्रसिद्ध वाद है, क्योंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया वाद है। यह सिद्धांत है, इसमें वैज्ञानिकता के माध्यम से साहित्य प्रणयन की प्रेरणा दी गई है। अब ये संरचनावाद जो सिद्धांत है वह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया हुआ सिद्धांत है। इस सिद्धांत के संस्थापक फर्नीदाद दी सोस्यूर हैं और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक पुस्तक में इस पुस्तक में ये संरचनावादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं और संरचनावाद के बारे में बताते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि संरचनावाद आखिरकार है क्या। यह अंग्रेजी के स्ट्रक्चरलिज्म का हिंदी पर्याय है। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना होती है, लिज्म मीन्स होता है सिद्धांत या वाद। अब संरचनावाद की यदि हम इसका खंडन करें तो संरचनावाद का खंडन करने पर हमें प्राप्त होता है संरचना का अर्थ होता है कि किसी विशिष्ट नियम के अंतर्गत, किसी विशिष्ट नियम का पालन करते हुए विशिष्ट विचारों की उत्पत्ति। अब वाद का अर्थ क्या होता है? वाद का अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट नियम का पालन करते हुए विशिष्ट विचारों की उत्पत्ति करने वाला सिद्धांत संरचनावाद कहलाता है। इसकी व्याख्या एक और तरीके से हम यह दे सकते हैं कि संरचनावाद वह संगठन है जो वस्तुतः प्रत्येक वस्तु और घटक तत्वों के संश्लेष से निर्मित होता है। ये घटक एक ओर परस्पर संबद्ध होते हैं और दूसरी ओर पूर्ण निर्मित के साथ उनका संतुलित संश्लेषण करते हैं। साहित्य जो होता है वह शाब्दिक संश्लेष होता है, ऐसा संरचनावाद कहता है। अब देखिए, संरचनावाद तीसरे तरह से किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि संरचना से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट नियम के अंतर्गत व्याकरणिक नियमों का अनुपालन करते हुए वाक्यों को उनके शब्द, पद, वाक्य और अर्थ के अनुसार संगठित करने की प्रक्रिया को संरचनावाद कहा जाता है। अब संरचनावाद जो है यह फर्नीदाद दी सोस्यूर की पुस्तक लिंग्विस्टिक में सामने आया है। यह जो शब्द है, यह शब्द अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है जो वैज्ञानिक नियमों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। अब संरचना के लिए सोस्यूर बताते हैं कि संरचना कैसी है। वाक्यों का ऐसा लगाव या जुड़ाव जो विशिष्ट नियमों का अनुपालन करे। जैसे
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गया तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। संरचनावाद जो है यह किस तरह से है वो समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गया तीर्थ स्थल है। गया का अर्थ हम कर्ता ले लेते हैं, तीर्थ स्थल का अर्थ, स्थल का अर्थ हम ले लेते हैं कर्म, क्रिया, और है सहायक क्रिया। अब देखिए संरचना इस वाक्य की कैसे है, कर्ता, क्रिया, कर्म और सहायक क्रिया। अब इस विशिष्ट नियम का अनुपालन करते हुए हम इसे इसकी संरचना के अनुसार कई क्रमों में तोड़ सकते हैं। केवल एक शब्द के जोड़ने से इसका अर्थ तुरंत बदल जाएगा। अब जैसे क्या, गया तीर्थ स्थल है, गया तीर्थ स्थल है कि नहीं? गया तीर्थ स्थल नहीं है। गया तीर्थ स्थल कहाँ है? केवल एक शब्द जोड़ देने पर, एक शब्द की शाब्दिक संरचना जोड़ देने पर इस पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इस बात की सृष्टि संरचनावाद करता है कि संरचनावाद ये बताता है कि किस तरह से गया तीर्थ स्थल है। इस बात को कितने विशेष ढंग से आप व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि कर्ता, क्रिया, कर्म की भी स्थिति लगभग वही है। इसमें एक वाक्य या तो सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य या असमंजस के लिए है कि नहीं, असमंजस भरे वाक्यों को जोड़ करके हम अपनी इस संरचनावादी सिद्धांत की पुष्टि कर सकते हैं। अर्थात एक ही वाक्य को अलग अलग रूपों में व्यक्त करने की प्रवृत्ति का नाम संरचनावाद है। यह मानना चाहिए। साहित्यकारों ने इस विषय में अपने अलग अलग विचार दिए हैं। अब संरचनावाद प्रविधि कैसे शुरू हुई वो आपके लिए मैं बताऊंगा। संरचनावाद की प्रविधि, संरचनावाद किस तरह से साहित्य में आया और धीरे धीरे संरचनावाद का उद्भव और विकास किस तरह से होता गया और संरचनावाद ने कब साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान ले लिया, इस बात की चर्चा मैं इस बिंदु के तहत आपसे करूंगा। तो देखिए छात्रों, संरचनावाद मानव विज्ञान की ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान अर्थात संकेतों की प्रणाली के माध्यम से सहज परस्पर आपसी संबंध स्थापित करती है। केवल एक संकेत ही संरचनावाद में विशिष्ट भूमिका निभा देता है। यह आज के समय में साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और इसके अलावा साहित्यिक आलोचना
के क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चित रहने वाला सिद्धांत है। सबसे अधिक चर्चित सिद्धांत रहा है। तो इस तरह से संरचनावाद न केवल एक विशिष्ट साहित्यिक सिद्धांत है, बल्कि वह साहित्य के विविध क्षेत्रों जैसे समाजशास्त्र का भी यह चित्रण करता है। और समाजशास्त्र को समझने के लिए, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि यह विशिष्ट नियम को लेकर चलता है। अब समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे धीरे धीरे आगे होता गया, और उस समाज ने कब किन रूपों को अपनाया है, यह हम किससे समझते हैं? यह केवल एक विशिष्ट संरचना के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अर्थात अगर किसी भी बने हुए या निकाय के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी संरचना का आकलन करते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है। अर्थात वह अगर किसी आदमी के बारे में हमें बताना है तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि वह बहुत लंबा था या मोटा था, उसकी आंखें कैसी थी, भूरी थी या काली आंखें थी, उसका स्वरूप अर्थात उसका चेहरा गौर वर्ण का था, गेहुए रंग का था या सांवले वर्ण का था। इस तरह से हम पूरी संरचना बताने का प्रयत्न करते हैं। तो एक तरफ वह समाजशास्त्र में संरचना हावी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ इतिहास का विश्लेषण करने में भी। ये तो हो गया सामाजिक ढांचा। अब दूसरा ऐतिहासिक ढांचे का निर्माण करने में भी एक विशिष्ट संरचना को अपनाया जाता है कि कब किस तरह की प्रवृत्ति, कब किस तरह की जाति ने जन्म लिया, कब किस तरह की जात की उन्नति हुई, कब किस राजा ने शासन किया। यह हम केवल मनुष्य के शरीर की बनावट के आधार पर बता सकते हैं। अर्थात मनुष्य की मानसिक संरचना के अनुसार हम यह निर्धारित करते हैं इतिहास में, जो पहले से हमें नहीं मालूम है। केवल संरचना के अनुसार हम यह बताते हैं कि पहले ये होगा, उसके बाद पहले पूरा पाषाणकालीन मानव आया होगा, फिर पाषाणकालीन, फिर उत्तर पाषाणकालीन मानव आया होगा, फिर वैदिक सभ्यता पनपी होगी, फिर इसके बाद वैदिक के बाद लौकिक सभ्यता, फिर लौकिक के बाद प्राकृत सभ्यता आई होगी, फिर इसके बाद मध्यकालीन संस्कृति का समावेश हमारे देश में हुआ, फिर इसके बाद आधुनिक काल आया है। यह केवल एक संरचना के माध्यम से हम बता सकते हैं कि इसमें एक विशिष्ट संरचना कार्य करती है। अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव के मस्तिष्क का विश्लेषण करने में, अब जैसे देखिए आपने मनोविश्लेषणवाद में केवल ये पढ़ा था कि वो मन का केवल विश्लेषण करता है, लेकिन मनोविज्ञान के बारे में जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो हमें संरचनावादी कवियों की रचनाओं को पढ़ना होगा कि कब किस काल में किस तरह का मनुष्य पैदा हुआ था। तब हम ये बता सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा। भूगर्भ विज्ञान अर्थात पृथ्वी के नीचे होने वाली जो आंतरिक हलचल है उसी के आधार पर मौसम वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि कब कौन सी ज्वालामुखी आने वाली है या कब अब इस तरह की महामारी का अंत कब होगा। जैसे आप उदाहरण के रूप में कोरोना महामारी देख लीजिए, तो उस महामारी का आकलन करने के लिए जो चिकित्सक हैं वो पहले जाते हैं उसकी संरचना पर, अर्थात इस वायरस की बनावट क्या क्या है, उस बनावट के आधार पर उस रोग को ठीक करने का जो प्रयत्न किया जाता है वही संरचनावाद है। साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में भी यह बहुत चर्चित रहा है। अब जैसे साहित्य, किसी भी कृति की अगर साहित्यिक समीक्षा करनी है तो हमें लेखक के व्यक्तित्व और उसके कृतित्व पर जानकारी प्राप्त करनी होगी। उदाहरण के रूप में यदि हमें विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना है और उसके मूल बिंदुओं को जानना है तो पहले हमें विवेकानंद के जीवन की समस्त संरचना को समझना होगा कि कब वे कहाँ पैदा हुए, फिर इसके बाद इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट कैसे हुई,
कब वे अमेरिका और पेरिस में गए, धर्म संसद में भाग लेने गए, कब क्या स्थिति रही थी इनके मन मस्तिष्क में, कब क्या संरचना चली कि इन्होंने इस तरह की पुस्तकों का प्रणयन किया। तो वो सभी बातें बताने के लिए संरचनावादी समीक्षा का सहारा लिया जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति साहित्य के क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित होती चली गई और धीरे धीरे जो पुराने वाद आपने अभी तक पढ़े हैं उन वादों से संबंधित रचनाओं की कृतियों की समीक्षा करना कम हो गया। संरचनावादी प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होने लगी। अब देखिए, यह जो सिद्धांत था यह सबसे पहले 1940 में प्रकाश में आया था। कब प्रकाश में आया? 1940 में यह प्रकाश में आया। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होता गया और यह सिद्धांत आगे बढ़ते बढ़ते बहुत विस्तृत रूप ले चुका और यह न केवल समाजशास्त्र का भाग है बल्कि यह साहित्य के विविध क्षेत्रों में भी चर्चित होने वाला साहित्य बन चुका है। अब जो ये संरचनावादी सिद्धांत है, इस संरचनावादी सिद्धांत के कई रूप हैं। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संरचनावादी सिद्धांत को 20वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया गया। 20वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में 1940 के आसपास शामिल किया गया। अब देखिए 20वीं शताब्दी कब आई? 1901 में, और उसके लगभग 40 वर्षों के बाद यह शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हुआ। नहीं तो यह केवल समाजशास्त्र का अंग हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र में शामिल करने के पश्चात यह सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्य के रूप में चर्चित होने लगा और इस सिद्धांत के विषय के रूप में प्रकट करने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक क्लॉड लेवी स्ट्रास थे। आप ध्यान देंगे फर्नीदार डी सोस्यूर ने इससे संबंधित लिंग्विस्टिक नामक पुस्तक लिख दी थी, लेकिन इसको साहित्य के क्षेत्र में सम्मिलित करने वाले पहले विचारक क्लॉड लेवी स्टार थे और इन्होंने इनके प्रयासों से स्ट्रक्चरलिज्म शब्द साहित्य के क्षेत्र में आया। फिर उसी का अनुवाद हो करके भारतीय साहित्य में यह 1960 के बाद उदित हुआ है। फ्रांस में फिर इसके बाद फ्रांस में संरचनावाद धीरे धीरे क्लॉड लेवी स्ट्रास के प्रयासों से चर्चित होता गया और इसके बाद लुई अल्थूजर और जैक्स लेकन, लुई अल्थूजर और जैक्स लेकन के प्रयासों से यह साहित्य में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक वाद बन गया और जिससे यह साहित्य धीरे धीरे पूरे विश्व में स्थान पाने लगा। और जो मार्क्सवादी विचारक थे, मार्क्सवादी विचारकों में निकोलस पोंटाज, ठीक है, निकोलस पोंटाज ने अब संरचनावाद की व्याख्या मार्क्सवादी रूप में की है। ठीक है, मार्क्सवादी रूप में निकोलस पोंटाज ने संरचनावाद की व्याख्या प्रस्तुत की, अर्थात अब मार्क्सवादी क्षेत्र में भी संरचनावादी साहित्य शामिल हो चुका था। जो संरचनावाद है, संरचनावादी सिद्धांत को अमूर्त प्रत्यय माना जाता है।
इसका मूल आधार भाषिकी है। इस आधार को लेकर संरचनावादी साहित्यकार गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र में भी इसी प्रविधि को अपनाता गया और वह धीरे धीरे विकसित होकर नृतत्व शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रविष्ट होता चला गया। साहित्य की वैज्ञानिक आलोचना के लिए भी इस संरचनावादी सिद्धांत का उपयोग किया जाने लगा। अब संरचनावादी साहित्यकारों में यदि जब तक लेवी स्ट्रोस, लंकन और अल्थुसर, लेवी स्ट्रोस, लंकन और अल्थुसर जैसे साहित्यकारों की चर्चा जब तक साहित्य में न की जाए संरचनावादी, तब तक इस सिद्धांत का कोई विशिष्ट नियम नहीं कहा जा सकता। अर्थात बिना इनके संरचनावादी साहित्य अधूरा है। इसके साथ साथ स्टेव, रोला बार्थ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टेव और रोला बार्थ जो उत्तर संरचनावादी पद्धति के समर्थक हैं, उन्होंने भी इस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में चर्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम यदि ध्यान दें तो यह ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना 1920 ईस्वी के पास जन्मी थी, इंग्लैंड में जन्मी थी। 1930 ईस्वी के पास अमेरिका में विकसित हुई और टी.एस. इलियट, स्प्रिंगार्न, मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँगा। उन्नीस 1920 में इंग्लैंड में, 1930 में अमेरिका में चर्चित हुई। फिर इसके बाद अब अभी तक इस सिद्धांत का आधार केवल समाजशास्त्रीय था, साहित्यिक आधार नहीं था। चर्चित तो हुआ था, लेकिन जब आते हैं लेवी स्ट्रोस इत्यादि, तब ये साहित्य के क्षेत्र में इस सिद्धांत को शामिल करने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यह अमेरिका में जब विकसित हुई तो इसके प्रमुख समर्थकों में टी.एस. इलियट, स्प्रिंगार्न, फिर इसके बाद I.A. रिचर्डस आदि विचारकों ने भी इस सिद्धांत को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात अमेरिका में इस विचार को प्रसारित करने का श्रेय टी.एस. इलियट, स्प्रिंगार्न, I.A. रिचर्डस आदि भाषा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इन्होंने भाषा के क्षेत्र में इस संरचनावादी सिद्धांत को अपनाने पर विशेष बल दिया। फिर इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि को विस्तार देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जॉन डी रैमसन, F.R. लिविस, और फिर इसके बाद हैं केनेथ बर्क, और फिर इसके बाद अगले विचारक हैं एलन टेट, इवोन
मरनोव, और फिर इसके बाद हैं वेंटर आरपी, ब्लैकमूर, फिर इसके बाद रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंथ ब्रुक्स आदि। अब देखिए, ये जो विचारक थे, इन विचारकों ने इसकी पृष्ठभूमि को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन विचारकों ने, चाहे जॉन डी रैनसन हो, F.R. लीविस हो, केनेथ बर्क हो, एलन टेट हो, इवोन मार्नोव हो, वेंटर्स हो, R.P. ब्लैकमूर हो, रॉबर्ट पेन वारेन हो, क्लिंथ ब्रुक्स आदि जैसे श्रेष्ठ विचारकों ने संरचनावाद को एक साहित्यिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। रैनसन जो थे, संरचनावादी कविता पर विचार करते हुए कहते हैं कि संरचनावाद जो है, संरचनावादी जो कविता होती है उसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता होती है, और उस कविता के द्वारा अर्थवत्ता न तो कविता के बाहर आती है और न ही उससे विलग हो पाती है। कविता की अर्थवत्ता कविता की भाविता होती है, जो स्वतः कविता में स्फूर्त होती है, और जो स्वायत्तता कविता की होती है वही संरचनावादी प्रक्रिया में पाई जाती है। संरचनावाद जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इस तरह की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विद्यमान होती है। अब कविता का जो प्रथम संबंध होता है वह यह होता है कि कथानक कविता का, 1 मिनट मैं मिटा करके आपको बताना चाहूँगा कि कविता का प्रथम संबंध कविता की विषय वस्तु से न होकर कविता के कथानक से होता है। अर्थात कविता श्रेष्ठ है अथवा कविता श्रेष्ठ नहीं है, यह निर्धारण कविता की विषय वस्तु नहीं करती है। कविता का कथानक यह सिद्ध करता है कि कविता कैसी है। जैसे यदि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ले लें, जो कविता संरचनावादी सिद्धांत को लेकर बनी हुई है, उसमें वह कुकुरमुत्ता और गुलाब की कविता कवि व्यक्त करता है। तो कुकुरमुत्ता और गुलाब के बारे में उसका वर्णन करना नहीं है, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि तत्कालीन समय के ढांचे को बताना। अर्थात गुलाब का जो फूल होता है, गुलाब का फूल और कुकुरमुत्ता में ये वो बताना चाहता है कवि कि गुलाब का जो फूल होता है इसमें अच्छी मिट्टी इसके लिए चाहिए, अच्छी मिट्टी से मिलती है, खाद मिलती है समय समय पर, पानी समय समय पर दिया जाता है, और फिर इसके बाद तब भी जब इसमें फूल लगता है, यदि कोई इसे तोड़ने जाता है और संभाल कर नहीं तोड़ता तो चुभ जाता है। फिर भी लोग इसे प्रेम का प्रतीक कहते हैं गुलाब के फूल को। दूसरी जगह पर कुकुरमुत्ता, जो न तो खाद चाहिए, न तो पानी चाहिए, न तो विशिष्ट मिट्टी ही चाहिए इसे, और यह जब फूलता है देखने में भी अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है।
और जैसे ही कोई इसे तोड़ने के लिए जाता है या इसके पास पहुंच जाता है तो यह अपने आप ही टूटकर गिर जाता है। यह अंतर है। इस कविता के माध्यम से निराला जी क्या बताना चाहते हैं कि जो कुलीन वर्ग है उसके लिए सारी सुख सुविधा उपलब्ध है और तब पर भी वह गरीबों और शोषितों के लिए कांटे की तरह कार्य करता है जो उस व्यक्ति के पास जाता है। दूसरी तरफ जो गरीब मजदूर है वह विभिन्न कठिनाइयों से पैदा होता है, सड़ी गली सभ्यता से उत्पन्न होता है, किंतु धीरे धीरे करके वह अपने आप को विकसित कर लेता है। जब वह अपने पूरे स्वरूप में ढल जाता है तब भी लोग उसको तोड़ देते हैं, आसानी से तोड़ देते हैं, क्योंकि उसने खाद नहीं खाया था, खाद नहीं लिया था। इसीलिए निराला जी इस कविता में कहते हैं कि अबे सुन बे गुलाब तूने पाई जो रंगो आप, खाद का खून चूसा तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। अर्थात ये बता रहे हैं कि तुम कितना ज़्यादा दूसरों का शोषण करके धन संपत्ति इत्यादि अर्जित करते हो, किंतु तुम दूसरों के लिए हमेशा ही कांटे की तरह चुभ रहे होते हो। और दूसरी जगह कुकुरमुत्ता के बारे में ये कहते हैं कि इसे बिना किसी दोष के, बिना किसी फायदे के हमेशा इसे प्रताड़ित किया जाता रहता है और इसे प्रेम का प्रतीक नहीं माना जाता, जबकि इसे यदि पकड़ा जाए तो यह टूट जाता है और यह चुभता भी नहीं है हाथों में। यह जो मानवता है यह पूरी तरह से उलट चुकी है। ये यहाँ पर निराला जी व्यक्त करते हैं संरचनावाद के अनुसार, कि अर्थात इसकी जो संरचना है, संरचनावादी जो कवि होता है वह क्या व्यक्त करता है, कह तो रहा होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के बारे में, लेकिन ध्यान किस तरफ इंगित करता है, दूसरे प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों की संरचना के आधार पर विशिष्ट व्यक्ति की संरचना पर चोट करने की जो प्रवृत्ति होती है वो संरचनावादी कविता में विद्यमान होती है। अब एक और बात है संरचनावादी आलोचना में, यह संरचनावादी जो विचार है शुद्ध कविता की हिमायती है। यह बताती है कि शुद्ध कविता वह है जो नैतिक, राजनैतिक अथवा सामाजिक मूल्यों और बंधनों से रहित हो। इस कविता का उद्देश्य मात्र कविता होता है। इस आलोचना का मूल बिंदु ये है कि किसी भी संगठन की एकता रचना या कृति के मूल में विद्यमान होती है और आलोचना का दायित्व उसकी समझ का विश्लेषण करना है। जितनी ज़्यादा समझ विकसित होगी, समझ उतनी ही तीव्र होती चली जाएगी। यह संरचनावादी विचारधारा कहती है। संरचनावादी आलोचना में किसी कृति विशेष का विश्लेषण नहीं प्रस्तुत किया जाता, कृति के साहित्यकार का विश्लेषण नहीं प्रस्तुत किया जाता, बल्कि उस कृति की विषय वस्तु से हटकर कथा वस्तु पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। सोस्यूर जो है, फर्निडाद दी सोस्यूर, इन्होंने संरचनावादी कविता के दो भेद किए हैं। ठीक है, संरचनावादी कविता के संगठन के आधार पर इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इस पुस्तक में इसने इस सिद्धांत के दो भेद किए हैं। देखिए, एक इसकी पुस्तक का नाम लिंग्विस्टिक है, दूसरा जब विशद व्याख्या प्रस्तुत करता है संरचनावाद की तो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक नामक पुस्तक में वह इसकी आलोचना प्रस्तुत करता है कि किस तरह से संरचनावादी आलोचना है। अब इसके दो भेद इसमें वो बताता है।
पहला भेद वह बताता है ल लांग, ल लौंग, ल परोल। इस तरह से दो भेदों की वो चर्चा करता है। ल लौंग क्या है? इस विचार को अंतरवैयक्तिक भाषा कहा जाता है। अब जो ल परोल होता है, यह क्या होता है? यह व्यक्ति विशेष की भाषा होती है, व्यक्ति विशेष की भाषा होती है। अब ल लौंग क्या है, मैं वो आपको विस्तार से बताऊंगा। ल लौंग अंतः संबंधी प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जो पूरे समाज में संप्रेषण पर बल देती है, अर्थात ऐसी भाषा जिस भाषा के आधार पर आप समाज में अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें, जो भाषा व्याकरणिक होती है, जिसकी संरचना का आधार निश्चित होता है, जिसे सभ्य या शिष्ट भाषा भी कहा जाता है। यह ऐसी भाषा होती है ल लौंग जिसमें अंतरवैयक्तिक अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जिसे वह न जानता हो, आपस में संप्रेषण करने के लिए इस भाषा का उपयोग करता है। इसका एक विशिष्ट व्याकरण होता है। यह साहित्यिक भाषा होती है ल लौंग। यह इसका एक निश्चित परिमाण होता है। यह वैज्ञानिक भी होती है। इस भाषा का एक ही स्वरूप लगभग पूरे समाज में प्रचलित होता है। इसे आप साहित्यिक भाषा भी कह सकते हैं। ल परोल क्या होता है? यह व्यक्ति विशेष की भाषा होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। अब इसका क्षेत्र क्या था? विस्तृत था। इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह एक परिवार के बीच बोली जाती है या विशिष्ट क्रियाविधि के लिए बोली जाती है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए जो शब्द हैं या वैज्ञानिक जो शब्दावलियां हैं, तो केवल वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। इस तरह की प्रवृत्ति इन भाषाओं में होती है। ल परोल में कि अर्थात विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। प्रयोग के आधार पर ल परोल जो है यह विशिष्ट वैज्ञानिक नियम को नहीं मानता है, अर्थात भाषा के व्याकरण को नहीं मानता है, केवल टूटी फूटी भाषा बोलने पर बल देता है और यह केवल संप्रेषण पर बल देता है कि जितने जल्दी संप्रेषण स्थापित हो जाएगा उतनी अच्छी भाषा हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ ल लौंग जो है यह व्याकरणिक भाषा पर बल देता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति संरचनावादी साहित्य में दो रूपों में पाई जाती है, एक ल लौंग के रूप में, एक ल परोल के रूप में। ल लौंग जो भाषा होती है वह सबके लिए सुग्राह्य होती है, सब उसको समझ लेते हैं, और ल परोल जो भाषा होती है वह व्यक्ति विशेष या विशिष्ट स्थान ही समझ सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा के संदर्भ में लें तो हिंदी की जो खड़ी बोली है यह पूरे भारत में प्रचलित है, अर्थात पूरे भारत में इसे समझा जा सकता है इसकी खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को, इसके मानक रूप को। जबकि कहीं भोजपुरी प्रचलित है, कहीं अवधी प्रचलित है, कहीं आप देखते हैं तो बुंदेली है, कन्नौजी है, हड़ौती है, मारवाड़ी है, मेवाती है, जयपुरी है। इस तरह से हिंदी भाषा के विविध रूप प्रचलित हैं, किंतु हिंदी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली का निश्चित क्रम है, वह विशिष्ट स्थान पर आप उसे चाहे जहाँ बोलेंगे सब समझ लेंगे। लेकिन यदि मैं अवधी बोलने वाला हूँ तो मेरी बात अगर हरियाणा में रहने वाला कोई है तो वो समझ ले, यह निश्चित नहीं है। इस तरह की प्रवृत्ति ल लौंग और ल परोल में विद्यमान है, ऐसा सोस्यूर
अपनी पुस्तक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में बताता है। इन दोनों के विश्लेषण से हम एक बात तो कह सकते हैं कि किसी एक साहित्यिक कृति की संरचना को एक हम विशिष्ट नियम के अंतर्गत देख सकते हैं। यह ऐसी संरचना होती है जिसमें पद, शब्द, पद विन्यास और शब्दों का छंद विधान, उनके वाक्यों की बनावट आदि का एक गुच्छा होता है, जो गुच्छा एक साथ एकत्रित होकर साहित्य के क्षेत्र में नवीन प्रतिमान स्थापित करता है। विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन करना ही संरचनावाद का प्रमुख लक्ष्य है। अब मैं आप सभी को संरचनावादी सिद्धांत के बारे में क्या निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम देखें तो संरचनावादी सिद्धांत को पढ़कर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, संरचनावाद का निष्कर्षात्मक रूप में विश्लेषण इस प्रकार है। पहला क्या है विश्लेषण? यह किसी लिखित या उच्चरित वाक्य, यह किसी लिखित या उच्चरित वाक्य के पीछे व्याकरण की एक पद्धति है, व्याकरण की पद्धति होती है। फिर इसके बाद दूसरी बात संरचनावाद में क्या होती है कि इसके व्याकरण की एक संरचना होती है जो कई रूपों में रूपांतरित हो सकती है, कई रूपों में रूपांतरित हो सकती है। इसके बाद तीसरी बात इसमें क्या होती है, दो बातें जो आपने पढ़ी, तो पूर्व में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक विशिष्ट नियम का प्रतिपादन होता है जिसमें शब्द, पद, वाक्य और अर्थ के मेल से बनाए गए वाक्य की एक पद्धति होती है जिसका एक व्याकरण होता है। दूसरा मैंने आपसे बीच बीच में चर्चा की थी कि इसके सोस्यूर बता रहा था कि इसके व्याकरण की एक संरचना होती है जो कई रूपों में रूपांतरित हो सकती है। जैसे आप ये देखते हैं कि अगर संस्कृत भाषा में चलें तो बालक शब्द के कई रूप होते हैं, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका। या एक व्यक्ति के लिए जब हम उससे बात कर रहे हो तो उसे तुम बोलते हैं, वह जब अपने आप को बोलता है तो मैं बोलता है, जब वह व्यक्ति कई लोगों के विषय में कहता है तो हम सब कहता है। तो ये जो प्रवृत्ति है वह कई रूपों में रूपांतरित हो सकती है, इसके व्याकरण की प्रवृत्ति। अब इसकी जो पद्धति होती है, इसकी पद्धति की संरचना जो होती है वो परंपरा से मुक्त रूढ़ियों के समान क्रियाशील रहती है। अब जैसे ये है
कि परंपरा से तो यह मुक्त होती है, लेकिन रूढ़ियों के तहत अर्थात इसका जो विशिष्ट नियम बन चुका है भाषा के व्याकरण का, वह विशिष्ट नियम लगातार वही रहेगा। भले ही अगर हम उदाहरण लें तो एक समय में माता पिता के लिए हम मातृ शब्द का उपयोग करते थे, फिर माता का उपयोग करने लगे, फिर माँ का उपयोग करने लगे, फिर माई का उपयोग करने लगे, अब मम्मी का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों में मॉम का उपयोग करने लगेंगे अंग्रेजी के प्रभाववश। लेकिन रूढ़ि परंपरा अर्थात कर्ता के रूप में एक जो विशिष्ट व्यक्ति है उसका नाम वही रहेगा, अर्थात परंपरा का अनुपालन नहीं करती हो, लेकिन रूढ़ियों का अनुपालन यह अवश्य करती है। ये जो संरचनावादी विचारधारा है। फिर इसके बाद यह संरचनावादी प्रक्रिया जो है वह क्या है? शब्दों का ऐसा संश्लेषण है जो वाक्यों की बनावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वाक्यों की एक विशिष्ट संरचना होती है जो वाक्यों को संश्लेषित करता है, शब्दों को संश्लेषित करके महत्वपूर्ण भूमिका बनाने में अपना अमूल्य योगदान देता है। अब देखिए सोस्यूर जो है वो संरचनावादी भाषा की परिभाषा देते हुए कहता है कि भाषा वह पद्धति है जो परंपरा, नियम और बोलने वालों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। अब चलिए मैं आपको संरचनावादी सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या क्या हो सकती है, मैं अब वो आपको बताऊंगा कि इस संरचनावादी सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए कितने नियम बताए गए हैं। उन नियमों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिर मेरी तरफ से संरचनावादी जो प्रक्रिया है यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो अगले सिद्धांत विखंडनवाद, बिंबवाद और प्रतीकवाद की चर्चा करेंगे। देखिए संरचनावाद के संदर्भ में 5 बातें विचारकों ने महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित की है। पहली क्या है? व्याख्या, अर्थात यदि संरचनावादी कृति है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी विज्ञान की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है, तर्क के आधार पर नहीं, वह विशिष्ट नियम के आधार पर किसी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करती है, किसी भी पुस्तक की ऐसी आलोचना प्रस्तुत करती है जिससे कि पढ़ने वाला पाठक उससे विस्तार से समझ सके। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो संरचनावादी प्रक्रिया में चिन्ह संहिता। संरचनावाद सबसे ज्यादा भाषा में चिन्हों पर विशेष बल देता है। जैसे हिंदी में अगर आप देखें तो जो विराम चिन्ह हैं उन विराम चिन्हों के प्रयोग पर सबसे ज्यादा बल देता है, और किसी बात का प्रतिपादन करने के लिए वह चिन्हों को आवश्यक मानता है। और वह उदाहरण देता है कि जैसे लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखिए इसमें अगर हमें कहना है कि रोको मत जाने दो तो हम क्या करेंगे? इस तरह से कर देंगे, जब अर्ध विराम, अल्प विराम लगा देंगे, कॉमा जिसे आप कहते हैं, तो अब रोको मत, उसे जाने दो, इसका अर्थ ये निकल रहा है। फिर सोस्यूर कहता है अगर यहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दें तो रोको
मत जाने दो उसे, मत जाने दो। अर्थात यहाँ कहा क्या जा रहा है कि उस व्यक्ति को रोक लिया जाए, जाने न दिया जाए। अभी जब चिन्ह संहिता इस तरह की थी कि उसे मत रोकिए, जाने दीजिए, चिन्ह संहिता ये कह रही थी। अब यहाँ चिन्ह क्या कह रहा है कि उसे रोक लो, जाने ही मत दो, उसे जाने दो, उसे रोकना नहीं है। अब इसी बात को अगर इस तरह से रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसा अगर कहा जाए, रोको मत जाने दो, तो यहाँ तीन तरह की प्रवृत्ति, कभी आश्चर्य सूचक में, कभी विस्मयादि बोधक में हम देखते हैं कि इसका अर्थ बदल जाता है, तो कहीं विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में इसका अर्थ बदल जाता है। तो ये जो संरचनावादी चिन्ह संहिता है वह इसी पर बल देती है। तीसरा बात संरचनावाद के विषय में विचारकों ने ये बताई है कि प्रतीकात्मकता, तीसरी बात संरचनावादी यदि साहित्य है तो उसमें प्रतीकों की सुंदर योजना यदि विचारक प्रस्तुत करता है तो वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है फूल कमल के, अब वो वहाँ से उस कविता के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं। अर्थात एकदम तुच्छ व्यक्ति जो कभी चाय वाला हुआ करता था, वह यदि प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके विषय में यदि हमें बातें कहनी हो तो किस तरह से हम व्यक्त करेंगे, वो उसके लिए प्रतीकों का निर्माण करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस पर भी जो फर्नीदाद दी सोस्यूर है वो इंगित करता है कि प्रतीकात्मकता इस सिद्धांत का विशिष्ट गुण है। फिर इसके बाद प्रतीकात्मकता में वो कहते हैं फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। अर्थात जो किसी भी तुच्छ कुल में उत्पन्न व्यक्ति है वह सुविधा और उपयुक्त अवसर पा करके आगे बढ़ सकता है, किंतु यदि रास्ते में कोई बाधक बन जाए तो वह अपना रास्ता मोड़ कर भी आगे बढ़ सकता है। तो कमल के माध्यम से वो शोषित और पीड़ित जनता के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। तो प्रतीकात्मकता भी संरचनावाद का एक विशिष्ट गुण है। फिर इसके बाद चौथा गुण क्या है, क्रिया व्यापार संहिता। अब देखिए जो चौथा गुण है क्रिया व्यापार, अर्थात करके उद्यम करके संहिता को प्राप्त करने की प्रवृत्ति अवश्य रचनाओं में लानी चाहिए। विचारकों के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि वो क्रिया व्यापार पर विशिष्ट बल दें। अर्थात कभी भी रचना करते समय ये ध्यान रखें कि उस रचना का विशिष्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए। अर्थात विशिष्ट उद्देश्यों पर संरचनावादी विचारधारा बल देती है। फिर इसके बाद सांस्कृतिकता पर भी बल देती है। सांस्कृतिकता के बारे में भी संरचनावादी विचारधारा अपनी प्रवृत्ति रखती है। संरचनावादी विचारधारा यह कहती है कि संस्कृति वह माध्यम है जो एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ता है। एक व्यक्ति की भावनाओं को दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के साथ सम्मिलित करने की प्रवृत्ति का नाम संस्कृति है। संस्कृति के माध्यम से ही पूरा देश एकजुट रहता है। जैसे भारत देश है तो भारत केवल अपनी संस्कृति और सभ्यता संस्कार के कारण अखंड भारत के रूप में बना हुआ है। जहाँ सभ्यता संस्कृति का पतन हो गया उस स्थान पर आप देखते हैं कि भारत की एकता और अखंडता में ग्रहण लग गया और वो इलाके भारत से अलग होते गए। इसका उदाहरण पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, म्यांमार आदि देशों में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि संरचनावादी विचारधारा के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं या 5 नियम कौन कौन से हैं,
तो आप बता सकते हैं कि पहला व्याख्या, चिन्ह संहिता, प्रतीकात्मकता, क्रिया व्यापार संहिता और सांस्कृतिकता, ये जो 5 गुण हैं ये संरचनावाद को विशिष्ट से अति विशिष्ट बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए।